वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल गाइस? गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? ग्रेट। यस, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। क्या डिस्कस कर रहे थे सेशन में? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे ये भी बताइए। रिगार्डिंग पीएलसी। वेरी गुड। तो अभी हम लोग ने एमसीक्यूज स्टार्ट नहीं किए ऑपरेटिंग सिस्टम के। इनफैक्ट हम लोग पहले जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, इन सभी को डिस्कस कर रहे थे। सर सस्पेंड क्या होता है पीएलसी में, ये बता दीजिए। सस्पेंड का मतलब कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मीन सस्पेंड हो गया। यानी प्रोसेस आया, सीपीयू के पास कोशिश करता रहा कि सीपीयू मुझे एलोकेट होगा, मुझे एलोकेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका वेटिंग टाइम इंक्रीज हो गया, वो लंबी वेट पर चला गया, और लंबी वेट पर जाने की वजह से वो सस्पेंड हो गया। यस, वेरी गुड। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो रहेगा थ्रेड्स और डेडलॉक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है कि सर थ्रेड्स होती क्या है और डेडलॉक क्या है? थ्रेड की दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब थ्रेड का ही कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड, कई सारी थ्रेड्स। एमएस एक्सेल, कई सारी थ्रेड्स। एमएस पावर पॉइंट, कई सारी थ्रेड्स। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो बहुत सारी थ्रेड से ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो आप लोग एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर चेंज, फॉन्ट का स्टाइल चेंज, कुछ भी इंसर्ट, है ना, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, हाइपरलिंक हो गए। क्या ये सारे काम आप लोग एमएस वर्ड में कर सकते हैं? जी हाँ। एक्सेल की बात करें तो आप लोग जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं, इन सब में डेटा को फिल कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ये सब इंडिविजुअल क्या है? दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल थ्रेड्स। क्या इतना समझ में आया कि थ्रेड क्या होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि थ्रेड और कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है? सॉफ्टवेयर किससे मिलके बनता है? सर थ्रेड से, है ना। उसमें थ्रेड्स अलग अलग चलनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे थ्रेड्स के बारे में भी और डेडलॉक के बारे में भी। अब डेडलॉक क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। डेडलॉक का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिससे निकलना काफी मुश्किल है। क्या आप लोगों ने डेडलॉक टर्म सुना है? और अगर सुना है तो कहां पर सुना है मुझे बताइएगा। किन किन कंडीशंस में डेडलॉक लग सकता है ये भी बताइएगा। बताओ। सर काफिला अगर जा रहा हो रोड पर, प्रमोद कह रहे हैं, तो डेडलॉक लग जाएगा। काफिले का मतलब यानी ग्रुप अगर किसी भी चीज का जा रहा हो, है ना, रोड के ऊपर ट्रैफिक हो, तो हमारा क्या लग जाएगा? डेडलॉक। यानी हम जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी क्या है? ब्लॉक है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सामने वाला किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्वायर करके रखा है। आपको वो रिसोर्स चाहिए, लेकिन जो सामने वाले को रिसोर्स चाहिए वो आपने एक्वायर करके रखा है। तो इस केस में क्या होगा? ना आप वो रिसोर्स छोड़ रहे हैं, ना सामने वाला वो रिसोर्स छोड़ रहा है। यानी ये क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। समझ में आया कुछ कुछ? यानी डेडलॉक की कंडीशन क्या है? रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से जो हमारी सप्लाई है वो कंप्लीट नहीं हो रही, एंड दैट इज कॉल्ड डेडलॉक की कंडीशन, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में माउस है और सामने वाले के पास में लैपटॉप है। आप ना माउस देना चाहते हैं, ना सामने वाला आपको लैपटॉप देना चाहता है, तो वो बिना माउस के काम भी नहीं करना चाहता,
और आपके पास अगर लैपटॉप होगा नहीं तो आप कैसे काम करेंगे? तो सिर्फ माउस से क्या काम हो सकता है? जी नहीं। सिर्फ लैपटॉप से काम हो सकता है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि मुझे माउस चाहिए ही चाहिए, मैं बिना माउस के करूंगा ही नहीं। तो क्या इस केस में डेडलॉक लग गया? जी हां। आपके पास में लैपटॉप था, सामने वाले के पास में माउस था। अगर आप अपना माउस सामने वाले को दे देते तो क्या ये डेडलॉक हट जाता? यस। इसका मतलब समझौता नहीं होगा। अगर समझौता हो गया, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो डेडलॉक नहीं लगेगा। अगर समझौता नहीं हुआ, डेडलॉक लग जाएगा 101%। तो क्या ये डेडलॉक एक लड़ाई की कंडीशन को दर्शाता है? यस, है ना। डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दोनों पार्टी जिद पर अड़ी हुई हैं कि नहीं भाई हम भी नहीं देंगे, सामने वाला कह रहा है लो हम भी नहीं देंगे, और इस कंडीशन में बच के निकल पाना पॉसिबल नहीं है, यानी दैट इज कॉल्ड डेडलॉक की कंडीशन। ठीक, तो आइए जरा इसको एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले व्हाट इज थ्रेड? अ प्रोसेस कंटेन वन और मोर देन वन थ्रेड। कह रहा है एक प्रोसेस में क्या कई सारी थ्रेड हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अ प्रोसेस कंटेन वन और मोर देन वन थ्रेड। एक प्रोसेस है एमएस वर्ड, है ना, जिसमें आपको काम करना है। क्या इसमें कई सारी थ्रेड्स हैं? कई सारी थ्रेड हैं, यही तो कह रहा है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। तो क्या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट थ्रेड कहलाएगी? वेरी गुड। थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेट प्रोसेस। कह रहा है थ्रेड भी एक प्रकार का प्रोसेस ही है, लेकिन बहुत लाइट वेट का। क्यों? क्योंकि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, है ना, ये सब बहुत लाइट वेट में काउंट होते हैं। तो कह रहा है ये लाइट वेट है, बड़ा ही हल्का फुल्का प्रोसेस है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख भी दिया है कि एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, रनिंग कर रहा है। रनिंग एप्लीकेशन इस प्रोसेस, और ये मल्टी थ्रेडिंग कर रहा है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब स्पेल चेक कर रहा है, फाइल को सेव कर रहा है, टेक्स्ट के स्टाइल को बदल रहा है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हम बात कर लेते हैं फेसबुक की, हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। क्या व्हाट्सएप में भी छोटे छोटे कई सारे थ्रेड हैं? और अगर हां तो जरा बताइए कौन कौन से? बताओ श्रेयांश। अगर हम सिर्फ व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में कितने थ्रेड हो सकते हैं? सर एक तो चैटिंग वाला थ्रेड है जो हमारी चैटिंग को सपोर्ट करता है। हम अपनी चैटिंग को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, है ना, ये भी ऑप्शन वहां पर गिवन है। हम व्हाट्सएप के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ईशा ने कहा सर इमोजी है, वेरी गुड। तो व्हाट्सएप में हम इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं, वो भी क्या है ना, पेमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू। तो इसका मतलब दीज आर कॉल्ड छोटी छोटी थ्रेड्स। ठीक, बोल के टाइपिंग भी कर सकते हैं, है ना, वॉइस टाइप भी कर सकते हैं वहां पर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई थ्रेड्स के बारे में। अ प्रोसेस कंटेन वन और मोर देन वन थ्रेड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। और थ्रेड हमारी एक लाइट वेट प्रोसेस है ना। बस इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक की कंडीशन क्या है जिस पर अभी हम लोग ने चर्चा करी? डेडलॉक हमेशा तभी लगेगा जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में ही डेडलॉक की कंडीशन आएगी। क्या यह बात सही है? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कई सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं, है ना। जैसे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों को एक ही चीज चाहिए, तो यानी मल्टी प्रोग्रामिंग है ना। कई सारे दोस्त हैं और कई सारे दोस्तों को एक ही चीज चाहिए। उन्होंने कहा मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए, लेकिन जिसके पास में वो चीज है वो देना नहीं चाहता। लग जाएगी ना डेडलॉक की कंडीशन। तो कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स, जो प्रोसेस है वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये रिसोर्स दे दो। रिसोर्स नॉट अवेलेबल, लेकिन वो जो रिसोर्स है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो प्रोसेस मूव्स इन वेटिंग स्टेज। तो जो प्रोसेस है वो किस में चला जाएगा? वेटिंग स्टेज में चला जाएगा। और अगर वेटिंग में चला गया तो क्या डेडलॉक है? जी हां।
एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करो। सपोज करिए कि आपने प्रिंट आउट दिया, है ना, आप 3 दोस्त थे, आप 3 दोस्तों ने मिलकर एक प्रिंट दिया अपने अपने सिस्टम पर बैठकर। तीनों दोस्त अलग अलग सिस्टम पे बैठे हुए थे, अलग अलग लैपटॉप पे थे, अलग अलग पीसी पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रिंट आउट दिया, लेकिन प्रिंटर पहले से ऑक्युपाइड था किसी दूसरे के प्रिंट निकालने के लिए। तो क्या प्रिंटर वो छोड़कर आपका प्रिंट निकालेगा? नहीं, पहले वो प्रिंट कंप्लीट करेगा, उसके बाद में अगर कोई दूसरा लगा होगा वो करेगा, तीसरा लगा होगा वो करेगा। जब टाइम मिलेगा तभी वो क्या करेगा? आपके प्रिंट आउट को देगा सीक्वेंस के मैनर में, यस, क्यू के फैशन में। तो इसका मतलब ये कंडीशन किसको, जब तक आप वेट कर रहे होंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? डेडलॉक। क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग है, कई सारे दोस्तों ने, कई सारे लोगों ने प्रिंट आउट दिया। प्रोसेस रिक्वेस्ट दी रिसोर्स, आपके कंप्यूटर ने प्रिंटर की रिक्वेस्ट करी, प्रोसेस रिक्वेस्ट दी रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स नॉट अवेलेबल, प्रिंटर नॉट अवेलेबल, है ना। प्रिंटर ने कहा मैं तो बिजी हूं, मैं तो फ्री हुई नहीं। प्रोसेस मूव्स इन वेटिंग स्टेज। अब जो आपका प्रिंटिंग वाली थी वो क्या, किस में चली जाएगी? वेटिंग में। जब तक उसका नंबर नहीं आ जाता तब तक वो वेट करती रहेगी, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर। वेरी गुड। कह रहा इफ अ प्रोसेस अनेबल टू चेंज इट्स वेटिंग स्टेट indefinitely because the resource requested by it are held by another waiting process, then system is said to be deadlock। कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 लोगों ने प्रिंट की रिक्वेस्ट दी हो, इस केस में वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा, और वेटिंग टाइम बहुत बढ़ने के केस में यह भी तो हो सकता है कि जो प्रिंट देना चाह रहा हो उसने कहा छोड़ो, मैं इस प्रिंटर से प्रिंट दूंगा ही नहीं। हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर बहुत ज्यादा समय लगेगा तो वो क्या करेगा? अपने प्लान को ड्रॉप कर देगा। तो इस केस में जो कंडीशन लगी वो किसकी लगी? डेडलॉक की। ना तो आपका प्रिंट निकल रहा है, क्यों? क्योंकि प्रिंटर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा ऑक्युपाइड है, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक की कंडीशन। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कह रहे हैं डेडलॉक इस प्रोसेस इज इन इनफाइनाइट वेटिंग स्टेट। अगर वो प्रिंटर बहुत जल्दी फ्री हो गया, है ना, अगर 2 ही लोगों ने प्रिंट दिया था, 2 पेज थे, बहुत जल्दी से फ्री हो गया, तो क्या डेडलॉक की कंडीशन लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि डेडलॉक की कंडीशन में क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट वेटिंग होनी चाहिए। आप जिसकी चाह रख रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब, आपने कहा ये जॉब हमें चाहिए, लेकिन क्या ये जॉब सिर्फ आपको चाहिए? नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये जॉब चाहिए। अब जिसने पहले अटेम्प्ट में इस जॉब को ऑप्ट कर लिया वो तो खुश हो गया, है ना, कोई डेडलॉक नहीं लगा। लेकिन जो क्लियर नहीं कर पाया वो अगले साल फिर अपीयर होगा, वो किसी दूसरे एग्जाम में अपीयर होगा, वो तीसरे एग्जाम में अपीयर होगा। तो क्या वेटिंग ज्यादा बढ़ती रहेगी? तो वो कब तक अपीयर होगा? जब तक उसकी एज होगी। यस, और एज खत्म होने के बाद में क्या होगा? वो कहेगा छोड़ो, है ना, पेपर देते ही नहीं, किसी और तरफ जाना सही रहेगा। तो दैट इज द डेडलॉक कंडीशन वेयर प्रोसेस इज इन इनफाइनाइट वेटिंग स्टेट। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर वेटिंग बढ़ गई तो डेडलॉक होगा, वेटिंग ज्यादा नहीं बढ़ी तो डेडलॉक नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सिस्टम मॉडल 3 स्टेप प्रोसेस है। कह रहा है डेडलॉक का जो मॉडल है वो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में कैसे होता है जरा समझो। एवरी प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स, फॉर द सोर्स या फॉर द रिसोर्स एक ही बात है। कह रहा सबसे पहले तो जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करेगा, बिल्कुल सिंपल बनके, है ना, बिल्कुल साधारण बनके वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि भाई दे दो। इफ एंटरटेन, अगर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई, देन प्रोसेस विल यूज द रिसोर्स, तो प्रोसेस उस रिसोर्स को क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। लेकिन क्या इस केस में डेडलॉक लगेगा? नहीं। अगर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो डेडलॉक लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि डेडलॉक लगने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा, लड़ाई वाला नेचर होना चाहिए, तभी डेडलॉक लगेगा, तभी वेटिंग बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर यहां पर कह रहा है सेकंड केस
इफ इंटरटेन द प्रोसेस, अगर उसकी प्रोसेस को इंटरटेन कर लिया गया, उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया, तो फिर नहीं लगने वाला डेडलॉक। प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूज, कह रहा है अगर हमने प्रोसेस को रिलीज कर दिया यूज करने के बाद, तो क्या डेडलॉक लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब कि डेडलॉक जो है वो 3 कंडीशंस पर बेस्ड है। पहली कंडीशन, रिक्वेस्ट होनी चाहिए। दूसरा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। और तीसरा, एक्सेप्ट होने के बाद जो सामने वाले को चाहिए वो चीज उसको मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि डेडलॉक की कंडीशन नहीं लग सकती। तो सिस्टम मॉडल 3 स्टेप प्रोसेस क्या बताता है, किस किस केस में आपका डेडलॉक नहीं लगेगा। समझ में आ गई ये तीनों स्टेप क्या है? पहला क्या है? रिक्वेस्ट करना चाहिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होनी चाहिए, और तीसरा, एक्सेप्ट होने के बाद में जिसको पकड़ के रखा है प्रोसेस को, उसे लेफ्ट कर देना चाहिए, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि एक लड़का एक लड़की है, ठीक। यहां पर इन्होंने क्या किया, कहते ना प्रेम हो गया, इश्क में आप पड़ गए, और इस केस में चक्कर तो था किसी और के साथ, लेकिन सामने वाला कह रहा था देखो ये मेरा है ना, इसको लौटा दो। अगर लड़ाई हो गई, उसने कहा नहीं ये तो मेरा है ना, उसने हक जता दिया कि नहीं इसको तो हम नहीं छोड़ने वाले, है ना, तो हम तो फैन हो गए हैं इसके, ये नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, डेडलॉक लग गया। लेकिन अगर आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट करी कि भाई छोड़ दो, है ना, ये मेरा प्यार है, तो क्या हो गया, एंटरटेन हो गया। प्रोसेस मस्ट रिलीज दी रिसोर्स, सामने वाले ने कहा ठीक है, देखो प्यार पाना ही नहीं होता, है ना, कुर्बानी भी होती है। अगर तुम लोग को लगता है कि तुम दोनों खुश रहोगे तो ठीक है ना, हमने छोड़ दिया प्यार। तो कह रहा है प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूज, तो हमने रिलीज कर दिया कि जाने दिया, चलो जाने दिया, अगर आप खुश तो मैं खुश। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या डेडलॉक लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। ये केस ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब कह रहा है हमने ये तो बता दिया कि डेडलॉक कब नहीं लगेगा, लेकिन डेडलॉक लगेगा कब, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक क्या क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, कितनी कंडीशंस हैं डेडलॉक लगने की, बताओ। मतलब कबीर सिंह नहीं होना चाहिए, है ना, तभी बात बनेगी, बताओ। तो पहली कंडीशन है यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक कितनी है? 4 कंडीशंस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेमशन और सर्कुलर वेट। अगर ये 4 कंडीशंस हैं तो क्या है, डेडलॉक है। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट, तीसरा नो प्रेमशन, और चौथा सर्कुलर वेट। फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेमशन और सर्कुलर वेट। एक एक करके समझें। क्या ये चारों नाम याद हो गए? तो डेडलॉक की कितनी कंडीशंस हैं? 4 कंडीशंस में डेडलॉक लगेगा, MHNC, ठीक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेमशन, सर्कुलर वेट। आइए देखते हैं कैसे। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है लड़ाई, देयर मस्ट बी फाइट। कह रहा है डेडलॉक की कंडीशन में फाइट होना जरूरी है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब दोनों पार्टी आपस में लड़नी चाहिए, है ना। एक्सक्लूजन होना चाहिए यानी म्यूचुअल, यानी आपसी में मतभेद होना चाहिए, मतलब दोनों के विचार मिल ना रहे हो, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। समझ में आ गया? दूसरा है होल्ड एंड वेट, अगर दोनों पार्टी के विचार नहीं मिलेंगे तो क्या होल्ड एंड वेट की कंडीशन बनेगी, सोचो, हाँ या ना? बनेगी। कैसे? 2 लोग गए शादी में, शादी में सबसे लास्ट में पहुंचे, है ना, क्योंकि आप पढ़ने वाले थे, आपको टाइम नहीं मिला, आप गए 11 बजे। अब 11 बजे जब आप गए शादी में, तो वहां पर एक प्लेट थी,
और एक स्पून थी। सामान तो था, खाने का तो भरमार थी, है ना, शादी जो थी, लेकिन प्लेट एक ही बची और एक स्पून बची। दो दोस्तों में से एक ने प्लेट उठा ली, एक ने स्पून उठा ली। अब खाएं कैसे? तो सामने वाला कह रहा है देखो एक काम करो, तुम मुझे स्पून दे दो। वो कह रहा है क्यों दे दे, तुम मुझे प्लेट दे दो, है ना, ये भी तो हो सकता है। उसने कहा तुम मुझे प्लेट दो, उसने कहा तुम मुझे स्पून दो, है ना, उसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, पहले तो ये था। लेकिन यहां पर क्या है, कहानी बदल गई। अब इस केस में क्या होल्ड एंड वेट हो रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा प्लेट, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा स्पून, तो दोनों खा ही नहीं पा रहे हैं। यानी दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, डेडलॉक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब आपसी सहमति नहीं होनी चाहिए, है ना, पहले तो इनके बीच में सहमति थी ही नहीं, फिर होल्ड एंड वेट की कंडीशन भी लग गई, फिर नो प्रिम्पशन की कंडीशन भी होगी। नो प्रिम्पशन का मतलब, याद करो मैंने आपको बताया था कि प्रिम्पशन क्या होता है। प्रिम्प्ट कर लेने का मतलब छीन लेना। कह रहे नो प्रिम्पशन, छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, प्रिम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लेट को छीन ले और दूसरा वाला चम्मच को छीन ले, यानी स्पून को छीन ले, तो क्या डेडलॉक लगेगा? नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि उसने प्लेट छीन ली, उसने चम्मच अगर छीन ली, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो गई तो एक का काम तो चल गया। लेकिन डेडलॉक में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों लोग वेट कर रहे हैं कि वो प्लेट मुझे दे देगा आखिरकार, है ना, और वो सोच रहा है कि मुझे स्पून मिल जाएगी आखिरकार। तो नो प्रिम्पशन का केस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नो प्रिम्पशन का मतलब, प्रिम्प्ट मतलब छीना झपटी, और नो प्रिम्पशन का मतलब नो छीना झपटी। ठीक। सर्कुलर वेट होना चाहिए। सर्कुलर वेट का मतलब, क्या ये सर्कुलर वेट ही है? वो कह रहा है मुझे प्लेट दे दो, वो कह रहा है मुझे स्पून दे दो, वो कह रहा है मुझे प्लेट दे दो, वो कह रहा है मुझे स्पून दे दो, तो क्या ये चीज चलती है ना, ये राउंड 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 चल रही है। दोनों एक दूसरे की बात मान ही नहीं रहे। सुबह हो गई, खाना खत्म हो गया, फिर भी वो बोले चले जा रहे, मुझे प्लेट दे दो, कह रहे मुझे स्पून दे दो, है ना, दूल्हा दुल्हन चले गए अपने घर में, लेकिन वो लड़ी जा रहे हैं। कह रहा है सर्कुलर वेट होना चाहिए। क्लियर? तो ये चारों कंडीशन समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। अब जरा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोस्पेक्टिव से समझ लीजिए। ये रहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब, फाइट फॉर सिंगल रिसोर्स मस्ट बी देयर। एक रिसोर्स के लिए हमेशा लड़ाई होनी चाहिए। देखो, क्या एक रिसोर्स के लिए हमेशा लड़ाई हो रही है? बिल्कुल, है ना, वो प्लेट के लिए, वो स्पून के लिए हमेशा लड़ाई हो रही है। ये एटलीस्ट वन रिसोर्स टाइप इन दिस सिस्टम, एटलीस्ट वन रिसोर्स टाइप इन दिस सिस्टम which can be used in non shareable mode। क्या शेयरिंग यहां पर पॉसिबल है? ना ना ना, कह रहे शेयरिंग नहीं हो सकती, है ना। अगर शेयरिंग हो जाएगी तो केयरिंग हो जाएगी, और केयरिंग हो गई तो क्या लड़ाई होगी? जी नहीं। नो शेयरिंग, नो केयरिंग, ऑलवेज लड़ाई। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। समझ में आ गया? दूसरा केस है होल्ड एंड वेट। जरा पढ़ लो एक बार। एक्वायर द रिसोर्स दैट इज अवेलेबल। जो रिसोर्स अवेलेबल था उसको एक्वायर कर लिया, ले लिया, एंड देन वेट फॉर द रिमेनिंग रिसोर्स, और तब दूसरे रिसोर्स के लिए वेट शुरू कर दिया। यानी प्लेट थी तो प्लेट हमने ले ली, और अगर स्पून नहीं मिली तो उसके लिए वेट कर लिया हमने, कि वेट कर लेते हैं शायद मिल जाए। इफ प्रोसेस वेटिंग फॉर ऑल द रिसोर्सेस, कह रहा है लेकिन अगर प्रोसेस सभी रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है तो स्टारवेशन की कंडीशन आएगी। सो बेटर अप्रोच इज होल्ड एंड वेट। क्या ये बात समझ में आई? स्टारवेशन क्या होता है ये समझ में आया? नहीं तो जरा स्टारवेशन की कंडीशन को एक बार फिर से समझो। स्टारवेशन का मतलब है इफ प्रोसेस वेटिंग फॉर ऑल द रिसोर्सेस। अगर कोई प्रोसेस सभी रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है तो ये कंडीशन किसकी होगी? स्टारवेशन की। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बायसनेस इज कॉल्ड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्यासे रह गए, आपको पानी की रिक्वायरमेंट थी और पानी आपको मिला नहीं, आपको रोटी की रिक्वायरमेंट थी, रोटी आपको मिली नहीं, आपको घर की रिक्वायरमेंट थी, घर आपको मिला नहीं। क्या हो गया? स्टारवेशन की कंडीशन। जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो चीजें आपको मिली नहीं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन।
एक चीज नहीं मिली, डेडलॉक। कोई भी चीज नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। आप शादी में गए, लेट गए, लेट गए मतलब लेट के नहीं गए, मतलब देर हो गई जाने में, है ना। कुछ लोग समझ जाते हैं लेट गए मतलब लेट गए, ऐसे लेट थोड़ी ना जाएंगे शादी में। तो आप शादी में गए लेकिन थोड़ी देरी से गए। अब वहां पर खाने को भी कुछ नहीं बचा, प्लेट भी नहीं बची, है ना, बाउल भी नहीं बची, स्पून भी नहीं बची, कुछ नहीं बचा। तो क्या करेंगे? जो गुब्बारे लगे थे वो फोड़ेंगे जाकर, है ना, बाई चांस वो भी नहीं बचा। तो दैट केस इज कॉल्ड स्टारवेशन, यानी कुछ भी आपके हिस्से में नहीं लगा, दिस इज केस स्टारवेशन। ठीक। दूल्हा दुल्हन भी बेटा जा चुके थे, है ना, तो उनसे मुलाकात भी आपकी नहीं हुई। अब आपके पास एक ऑप्शन था, पंडाल था उसको उतार सकते थे, है ना, बर्तन वर्तन इधर उधर थे उसमें सहयोग कर सकते थे, जो आपने किया नहीं, यानी जो भी आप चाह रहे थे वो हुआ नहीं। ठीक। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टारवेशन की कंडीशन, कुछ भी ना मिलना, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। सो बेटर अप्रोच इज होल्ड एंड वेट। तो इससे बेटर क्या है कि होल्ड एंड वेट कर लिया जाए, जो मिल रहा है उसको ले ले, है ना। अगर जो मिल रहा है वो भी नहीं लेंगे तो स्टारवेशन हो जाएगा। सोचो कि वहां पर एक प्लेट थी और एक स्पून थी, आपने कहा अगर हम लेंगे तो दोनों लेंगे वरना कोई नहीं लेंगे। इस केस में ना तो आपको प्लेट मिली ना तो आपको स्पून मिली, ये केस भी किसकी हो गई? स्टारवेशन की। यानी कुछ भी ना मिलना, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। कुछ मिल जाना और कुछ ना मिलना, दैट इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट, यानी डेडलॉक। अब समझ में आया कि क्या है डेडलॉक और क्या है स्टारवेशन में डिफरेंस। एक कहावत कही गई ना कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना। एक तो वो होता है कि जितना मिल रहा है उतना ले लो, जितना नहीं मिल रहा है ना, पूरी ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जितना मिल रहा है उतना ले लो। अगर पूरे के चक्कर में कुछ भी ना मिले तो दैट इज मोर डेंजरस। यही तो स्टारवेशन है कि आपने चाहा कि सब मिल जाए मुझे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, स्टारवेशन हो गया। लेकिन जो मिला आपने वो होल्ड कर लिया, जो नहीं मिला वो वेट कर लिया, that is called what? Hold and wait, and that is necessary for a deadlock. लालच बुरी बला है ना। बिल्कुल सही अमित कुमार, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो प्रेमिशन, यानी कोई छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। अगर छीन लिया तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना, फिर तो डेडलॉक का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो नो एनी प्रोसेस प्रेम्ड रिसोर्स ऑफ एनी अदर प्रोसेस फोर्सफुली। कह रहा है यहां पर कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लड़ा और आपने कहा नहीं मैं गोली मार दूंगा तुम्हें, है ना, स्पून तो तुम्हें देनी पड़ेगी। उसने कहा नहीं नहीं मैं गोली मार दूंगा, मैं बम मार दूंगा तुम्हें उठा के, है ना, प्लेट तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर उसके हाथ में प्लेट या स्पून आ गया और उसका काम चल गया, तो यानी इस केस में क्या होगा? डेडलॉक नहीं लगेगा। तो नो प्रिम्पशन होना चाहिए, छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। नो एनी प्रोसेस प्रेम्ड रिसोर्स ऑफ एनी अदर प्रोसेस फोर्सफुली, इट कैन बी डन इफ प्रोसेस वॉलेंटरली रिलीज एनी रिसोर्स। कह रहा ये हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस अपनी इच्छा से वो रिसोर्स को वॉलेंटरली यानी अपनी इच्छा से उसको त्याग दे, लेकिन अगर त्याग देगा तो फिर डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनेगी। एवरी प्रोसेस इज इक्वल टू सेम फंडामेंटल राइट लाइक डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझो। कह रहा है हर एक प्रोसेस का अपना इंडिविजुअल राइट है ना। अगर आप किसी चीज को रोक के रखते हैं अपने पास तो क्या ये आपका अधिकार है? हाँ या ना? कोई आपसे लड़ सकता है इसको लेकर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका हक है कि आप किसी भी चीज को अपना मान सकते हैं, है ना। आप तो मान ही सकते हैं ना। तो कह रहे ये आपका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है कि आपको जो मिला उसको आप एक्वायर करके रख सकते हैं। वो दूसरे को देना है या नहीं देना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। यही तो डेमोक्रेसी है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो लास्ट वाली कंडीशन है वो क्या है? सर्कुलर वेट। और सर्कुलर वेट का मतलब गोल गोल घूमना, वेटिंग होती जाए, कभी भी वेट कंप्लीट ना हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। जरा देख लेते। कह रहा वेट इज इन सर्कुलर फैशन, वेट हमेशा सर्कुलर में होगा, ठीक है,
ईच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, हर एक प्रोसेस जो है वो रिसोर्स का वेट कर रहा है, ये भी ठीक है। विच इज हेल्ड बाई अदर प्रोसेस, जो किसी दूसरे ने एक्वायर किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है। विच इन टर्न वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस टू रिलीज द रिसोर्स, यानी दोनों में से कोई भी अपनी चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा। वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है ये मेरा है, वो कह रहा है मुझे दे दो, वो कह रहा है मुझे दे दो, लेकिन दोनों में से दे कोई नहीं रहा है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर वेट की कंडीशन। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट गाइस? आगे यहां पर अगर हम देखें तो सर्कुलर वेट में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर P1 P2 P3 तीन प्रोसेस हैं, है ना, P1 P2 P3 या थ्री प्रोसेसेस, क्या ये सर्कुलर वेट की कंडीशन को डिस्कस कर रहा है? जी नहीं, क्योंकि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है P2 से, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है P3 से, ये सर्कुलर वेट नहीं है। ये सर्कुलर वेट कब होगा? जब P3 रिक्वेस्ट करेगा P1 से। क्या अब ये कंडीशन आपके सर्कुलर वेट की बनी? हाँ, है ना, अब तो ये हो गया ना सर्कुलर। P1 रिक्वेस्ट करेगा P2 से, P2 रिक्वेस्ट करेगा P3 से, P3 फिर से रिक्वेस्ट करेगा P1 से, देन P1 P2 से और P2 P3 से। नाउ इट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। P1 P2 क्या है? प्रोसेस। अब अपनी क्वेरीज को पूछो, है ना, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक है तो पूछ लो। स्टारवेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, प्रेमिशन या नो प्रेमिशन, है ना, कोई भी कंफ्यूजन बोलो। सर थ्रेड क्या होता है? रोहित कुमार बेटा, जो आपने कमेंट किया ना, ये इस एप्लीकेशन का एक थ्रेड है ना, एक फीचर है, यू कैन से। तो थ्रेड का मतलब दिस इज कॉल्ड फीचर। जैसे हमने एग्जांपल लिया एमएस वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये क्या है? उसके फीचर हैं, है ना, वो सुविधा दे रहे हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो जो सुविधाएं देते हैं, छोटी छोटी सुविधाएं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेड। एक क्वेश्चन और आ रहा है, जरा मैं लेता जाऊं एक एक करके। सर डेडलॉक तो वही होगा ना जहां प्रायोरिटी सेट ना हो। देखो, प्रायोरिटी की बात अगर आप कर रहे हैं, है ना, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे को कह रहे हैं पहले आप, यही हुआ प्रायोरिटी का मतलब। जैसे अगर आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं और आपने प्रायोरिटी दे दी कि पहले आप जाइए, वो कह रहा है ना ना पहले आप जाइए, वो कह रहा है ना ना पहले आप चढ़िए, वो कह रहा है ना ना पहले आप चढ़िए। क्या है? क्या दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे का? बोलो। अगर दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और कोई भी चढ़ नहीं रहा, तो यहां पर डेडलॉक की कंडीशन आ गई, बिल्कुल आ गई। तो डेडलॉक की कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्कुलर वेट का, पहला। दूसरा, अपने रिसोर्स को ना छोड़ना, अपनी जिद को ना छोड़ना, या जो आपके पास में रिसोर्स है उसको ना छोड़ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेडलॉक की कंडीशन। ठीक। स्टारवेशन की कंडीशन कब होगी? बहुत ध्यान से सुनो। जब एक भी चीज को हम एक्वायर नहीं करेंगे, हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम एक चीज को एक्वायर कर सकते थे, लेकिन हमने कहा जब तक सब कुछ नहीं मिलेगा तब तक एक्वायर नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। अब इस केस में बायसनेस क्यों आती है, जरा समझो। बायसनेस का मतलब, क्या हम बहुत बायस हैं चीजों को लेकर? बायस का मतलब भेदभाव। हम किसी भी चीज को एक्वायर करना ही नहीं चाहते। सपोज करिए आपने कहा सर आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हैं, आज सारे टॉपिक पढ़ा दीजिए, पॉसिबल है। लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा सर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। यस, तो आप भी तो यही कर रहे हैं ना, जो मिल रहा है उसको एक्वायर कर रहे हैं, जो नहीं मिल रहा उसका वेट कर रहे हैं कि सर करवाएंगे तो कंप्लीट, लेकिन जो मिल रहा है उसको होल्ड कर लिया जाए, और जो नहीं मिल रहा है अभी तक, है ना, उसके लिए वेट कर लिया जाए। यही तो है होल्ड एंड वेट। और पूरी जिंदगी इंसान क्या करता है? वेट ही तो करता है होल्ड करके। बोलो, ऐसा तो नहीं करता ना कि एक साथ सारी रोटी खा लेता है,
कहता नहीं मैं खाऊंगा तो सब खा लूंगा या आज ही खा लूंगा, है ना, कल हो ना हो शाहरुख खान, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो डेली होल्ड कर रहा है जो मिल रहा है और अगले दिन के लिए वेट कर रहा है। सेम कमाने के लिए भी वो यही कर रहा है, जो मिल गया आज उसमें वो संतुष्ट है, जो नहीं मिला उसके लिए वेट मेहनत कर रहा है वो, है ना। आप भी तो यही कर रहे हैं, जो आपके पास में है नॉलेज वो होल्ड करके रखें, और जो नहीं है उसके लिए लगातार आप क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं रोज मेहनत करूंगा, है ना, थोड़ा थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ी थोड़ी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा तो वो मिल जाएगा। यही तो है, ठीक। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं पूरा एक दिन में ही पढ़ लूंगा, ये स्टारवेशन है। या तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं या तो पूरा एक साथ पढ़ूंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन की कंडीशन, ठीक। चलो आगे बढ़ जाएं फटाफट से। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ताकि जब एमसीक्यूज आए, है ना, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को हम फिर से डिस्कस करेंगे जब एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अभी समझते हुए चलो, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक ले लेते हैं कुछ और डाउट्स भी। नवीन कुमार कह रहे हैं सर चारों में सबसे बेटर कौन सा होगा? बेटा कोई बेटर नहीं है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये चारों मैंडेटरी हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से दो फुलफिल हो जाएं ना, ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, है ना, तभी बात बनेगी। क्लियर है? सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सर्कुलर वेट में क्या डिफरेंस है? राज पटेल पूछ रहे हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब लड़ाई होनी चाहिए और सर्कुलर वेट का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी तो लड़ाई हुई, बाद में भाईचारा हो गया, है ना। होता है कई बार, आप लोगों ने देखा होगा कि लड़ाई तो होती है लेकिन लड़ाई के बाद में सहमति हो जाती है कि चलो ठीक है ना, तुम कह रहे थे ले लो। यानी लड़ाई हो लेकिन अटूट लड़ाई हो, वो फिर सॉल्व ना हो, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक की कंडीशन, लाइफ टाइम वाली, है ना। बिल्कुल सही। डेडलॉक अवॉइड कैसे करेंगे अभी हम उस पर बात करेंगे, है ना। उसके लिए आती है आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम, हाउ टू अवॉइड द डेडलॉक, है ना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम, जिस पर आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर। क्यों क्यों डेडलॉक के बाद इसको जानना जरूरी है? क्यों सीक्वेंस में डेडलॉक के बाद में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही बताई गई? आओ एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है सीपीयू शेड्यूलिंग, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी लड़ाई हो रही है वो सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए ही हो रही है? एक बार सोचो, जो हम लोगों ने प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़ी उसमें क्या सीपीयू शेड्यूलिंग पर ही फोकस था? हाँ, प्रोसेस क्रिएट किया गया, प्रोसेस को रैम में लाया गया, रैम से सीपीयू में एलोकेट किया गया, यही तो था। और सीपीयू में अगर पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो टर्मिनेट हो गया, और अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना, तो फिर से कहां चला गया? सस्पेंड हो गया या टर्मिनेट हो गया, तो कहां चला गया? हार्ड डिस्क में, वापस से वहीं जहां पर आया था, या वेटिंग में लग गया यानी रैम में लग गया। तो यानी ये जो पूरी कहानी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? सीपीयू के, कि सीपीयू काम कैसे करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल दी होल कहानी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे लिंक है? सीपीयू से, क्योंकि अगर सीपीयू अच्छा काम करेगा मींस ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया है। अगर सीपीयू अच्छा काम नहीं करेगा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। गेटिंग दी पॉइंट? समझ में आया? कोई यहां तक कोई डाउट छोटा सा भी हो तो पूछ लो। सर एक बार शॉर्ट में सब बता दीजिए, एक बार शॉर्ट में सब देख लो। इन चारों की बात कर रहे थे शॉर्ट में कि डेडलॉक कब कब लग सकता है, इसकी बात कर रहे थे शॉर्ट में। चार कंडीशंस में लग सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब फाइट होनी चाहिए, फाइट का मतलब कि शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। क्या याद रखना है आपको? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब फाइट मस्ट बी देयर, और फाइट कब होगी? जब शेयरिंग नहीं होगी।
होल्ड एंड वेट का मतलब जो रिसोर्स मिल गया वो हमने ले लिया, जो नहीं मिला उसका लगातार वेट कर लिया, होल्ड एंड वेट। नो प्रिमिशन का मतलब छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज पर सहमति नहीं होनी चाहिए। अगर छीन लिया तो डेडलॉक नहीं होगा, तो छीना झपटी नहीं। नो फोर्सफुली एक्वायर, दैट इज कॉल्ड नो प्रिमिशन। सर्कुलर वेट होना चाहिए और लाइफ टाइम कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए, है ना। जिस पर पहली बार आपकी बहस शुरू हुई वो चीज फॉर एवर होनी चाहिए, यानी सर्कुलर वेट। किसी भी कंडीशन पर चाहे कोई भी आ जाए लेकिन आपका डिसीजन बदलेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। लड़ाई होती रहेगी, अनंत काल तक होती रहेगी, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। अब समझ में आया? कोई डाउट? अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया इन चारों कंडीशंस के बाद में? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये क्या होता है? सीपीयू किस प्रकार काम करेगा, कैसे काम करेगा, आपके अकॉर्डिंग सीपीयू को कैसे काम करना चाहिए बताओ। एक सीपीयू है उसको कैसे काम करना चाहिए? ऑप्शंस दें। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, यानी जिस चीज की प्रायोरिटी पहले है उसको करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले मिल रहा है उसको पहले कर दे। राउंड रॉबिन के तरीके से, यानी थोड़ा थोड़ा समय सबको दे दे, ऐसे कर ले। या जिसको सबसे कम समय की रिक्वायरमेंट है उसको पहले करे, जिसको ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट है उसको बाद में करे। तो ये है आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। समझ में आया? कितने तरीके से कर सकते हैं? मान लीजिए मैं सीपीयू, ठीक, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास कितने तरीके हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बताओ राज, बताओ फिरदौश, बताओ भूषण। आपके पास, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे पास कितने तरीके हैं आपके क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए? तो आपने कहा सर बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिसका पहले क्वेश्चन है उसका पहले आंसर दे, पहला तरीका है या नहीं? हो सकता है आप उसका पहले आंसर दें जिसने कहा सर मैं यहां पर 1 सेकंड के लिए हूं या 1 मिनट के लिए आया हूं, मैं जा रहा हूं, बस मुझे इतना बता दीजिए आप, फिर मैं जा रहा हूं। हो सकता है मैं उसका आंसर दे दूं पहले। तीसरा तरीका, मैंने कहा मैं सबके आंसर को दूंगा लेकिन 1-1 मिनट एक कैंडिडेट को दूंगा। फिर उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो बाद में फिर से दे देंगे आप, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं उसका आंसर फिर हम दे देंगे। ये भी एक तरीका है। या ये भी एक तरीका है मैं ये पिक करूं कि जिसका क्वेश्चन सबसे छोटा होगा, यानी जिसका रिप्लाई मैं जल्दी कर पाऊंगा उसका पहले दे देता हूं, और जिसके रिप्लाई देने में मुझे ज्यादा समय लगेगा उसका बाद में दे देता हूं। हाँ या ना? क्या इतने तरीके हैं या नहीं? यही तो सीपीयू शेड्यूलिंग है। तो सीपीयू भी तो इतने ही तरीके से किसी भी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा देखो फटाफट से। कह रहा है शेड्यूलिंग के दो क्राइटेरिया है, एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज। क्या मैक्सिमाइज करेगा और क्या मिनिमाइज करेगा? मैक्सिमाइज होना चाहिए सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रूपुट, यानी मेरा पूरा इस्तेमाल हो, है ना। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आप ये चाहेंगे कि सचिन सर भले मेरा ना आंसर दें लेकिन दूसरे का भी अगर आंसर दे रहे हैं तो हमें वहां से भी तो सीखने को मिलेगा? यस। कई बार कोई क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक नहीं करता लेकिन दूसरा पूछता है तो उससे आपको और आसानी हो जाती है ना। किसी ने कहा सर रिपीट रिपीट कर दीजिए, तो हमने जब रिपीट किया तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए जो पहले नहीं हो रहे थे। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो आपने मिलकर क्या किया? आप सबने मिलकर सचिन सर का खून पी लिया, है ना। किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा। मेहनत किसकी हुई? सचिन सर की। यानी जो आपका आउटपुट था फाइनली, है ना, वो आपको मिल गया। जो सीखने की कोशिश आप कर रहे थे, है ना, वो आपको मिल गया। तो यानी मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रूपुट। सीपीयू खाली नहीं होना चाहिए।
सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो पहला मकसद है वो क्या है? चीन टपाक डमडम, यानी सीपीयू नेवर बी आइडल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सचिन सर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सचिन सर सो गए, हो रही है क्लास, चल रही है क्लास, है ना, सचिन सर सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मींस सीपीयू यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सीपीयू हमेशा बिजी रहना चाहिए। लेकिन एक चीज और, क्या सीपीयू उन कामों के लिए बिजी होना चाहिए जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं? नहीं। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आया था ना डीएमए का, कि जो भारी भारी काम है वो डीएमए करे और सीपीयू उसी काम को करे जिसके लिए बना है ना। तभी तो मैं कह देता हूं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या करे, एप्लीकेशन के चैट में से मुझसे पूछ ले। क्यों? अगर मैं सबके क्वेश्चन की क्वेरीज का आंसर करने लगूंगा तो क्या वेस्टेज ऑफ टाइम होगा? जी हां, बिजी तो हूं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, है ना, सीखने को नहीं मिल रहा क्लास में, तो ये नॉन प्रोडक्टिव क्लास हो गई। तो यही कह रहा है मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रूपुट, पहली बात। दूसरा, कम क्या होना चाहिए, मिनिमाइज क्या होना चाहिए? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। कह रहे तीन चीजें कम होनी चाहिए। क्या क्या? टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का मतलब कि जल्दी जल्दी टॉपिक आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दे दें, आगे ही ना बढ़ रही हो क्लास, गलत है। वेटिंग टाइम, आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं अगले टॉपिक का, गलत है। रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स में ज्यादा समय लग रहा है, गलत है। तो इसका मतलब सीपीयू के लिए क्या बेटर है? टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, वो जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करे। वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए। और रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिले। क्या ये बातें समझ में आ गई? यस या नो? ठीक। देखो वो एक सिस्टम है ना, उसके लिए ये पॉसिबल है, लेकिन इंसान के लिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन आपको समझ में ना आए वो बेकार है। हर एक टॉपिक में क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए अभी हमारे पास में टाइम है, तो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो बढ़ सकता है। लेकिन पेपर अगर आ गया होता, है ना, तो यही सब आपका 2-3 घंटे में निपट जाता, फटाफट 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 फटाफट। यस, चलो आगे बढ़ते। तो इसका मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कितने मोटिव हैं? 2 मोटिव। पहला, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए सीपीयू का, और दूसरा, कम क्या होना चाहिए? टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम, ये कम होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? हाँ, जिसको टैट भी बोलते हैं ना, हर काम को करने का क्या होता है? एक टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, कि कितने टाइम में ये चीज हो जाएगी। यस, नेक्स्ट। अब कह रहा है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितने तरीके की होती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। 4 तरीके की। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी एल्गोरिथम, और राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। कह रहा है सीपीयू के काम करने का तरीका कितना तरीके से काम कर सकता है? 4 तरीके से। पहला, जो पहले आए पहले पाए, जो प्रोसेस पहले सीपीयू में जाएगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। यानी प्रोसेस बना, सॉफ्टवेयर बना, सॉफ्टवेयर कहां गया? रैम के पास, रैम से कहां गया? सीपीयू में। जो पहले आया पहले पाया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 प्रोसेस थे, 5 में से एक को बहुत कम समय लग रहा था एग्जीक्यूट होने के लिए, पहले उसको कर दिया गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बाद जिसको ज्यादा टाइम लग रहा था उसको बाद में कर दिया गया, है ना। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? जिसका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला है उसका पहले ले ले, जिसके क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है उसका बाद में करे। और सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है? यही, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना। दिस इज द बेस्ट एल्गोरिथम अमंग ऑल। फिर है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। प्रायोरिटी एल्गोरिथम का मतलब ऐसे टास्क जिनकी प्रायोरिटी हाई है,
उनको पहले सॉल्व कर दिया जाए। प्रायोरिटी किस बेसिस पर हो सकती है? प्रायोरिटी का मतलब यहां पर क्या है? प्रायोरिटी का मतलब कि अगर सपोज करिए P1, P2, P3 तीन प्रोसेस है ना, उनमें से किसकी इमरजेंसी ज्यादा है, P1 की, P2 की या P3 की? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? चार्जिंग की, है ना। वो तो होएगा ही होएगा, चार्जिंग डाउन होगी तो वो इंफॉर्मेशन तो आनी ही चाहिए, सिस्टम चार्ज तो होना चाहिए। बूटिंग की, बूटिंग रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कोई वायरस आ गया है तो सारा काम छोड़कर क्या वायरस की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, या फिर कोई ब्राउजर अपडेट हो गया है, या कोई सिस्टम में अपडेट आ गया है। आप लोग कई बार देखते हैं कि आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट आते रहते हैं, और जब भी अपडेट आते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वाईफाई से आपने कनेक्ट किया सपोज करिए रात में, तो वो अपने आप अपडेट हो गया, है ना। आप सो रहे थे, वाईफाई से आपका फोन कनेक्टेड था, बिना कुछ किए वो अपने आप अपडेट हो गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऑटोमेटिक अपडेट। कई बार उसने आपको इंफॉर्मेशन दी कि भाई कर लो, है ना, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। आपने नहीं किया, आपने कभी टाइम नहीं है, अपडेट करेंगे 5-10 मिनट लग जाएंगे, है ना, बाद में कर लेते हैं अपडेट। अचानक से रात ही रात में अपने आप अपडेट हो गया आपका फोन। सुबह उठे पासवर्ड मांग रहा है, आपने पासवर्ड डाला, लुक एंड फील टोटल चेंज। क्या है? यही तो है प्रायोरिटी। उसने अपने आप उसको क्या किया, प्रायोरिटी में लेकर काम कर दिया। यही तो है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या हुआ? राउंड रॉबिन का मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हर एक प्रोसेस एक समय अंतराल में क्या करेगा, अपने आप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर से वेट करेगा, और फिर उसका जब टाइम आएगा फिर से होगा। यानी राउंड रॉबिन का मतलब बेस्ड ऑन टाइम, एक टाइम पर अपने आप को फिर से अपडेट करना, एक टाइम पर उसका नंबर फिर से आना, दैट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक, तो बेस्ट कौन सी मानी जाती है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सीपीयू के अकॉर्डिंग। ठीक, बबली सिंह समझ में आ गया विच वन इज बेस्ट? सेकेंड वन इज बेस्ट, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग इज बेस्ट वन। आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना, उस पर बात कर लेते हैं। पहले कोई क्वेरी है तो उस पर बात करते हैं। कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? अभिनंदन कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर बैच शेड्यूलिंग भी एक टाइप है ना? सर बिल्कुल नहीं। बैच शेड्यूलिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने का पुराना तरीका है ना। पहले वो बैचेस में करता था, धीरे धीरे करके एक एक करके काम को करना, वो प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग, है ना। जो प्रोसेस करने का तरीका है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तुरंत का तुरंत हो जाए और एक स्लॉट में बटके हो जाए, है ना। जैसे अगर मैं आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा हूं, हो सकता है वो तुरंत दे दूं, है ना, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। दूसरा ये हो सकता है मैं आपसे कहूं कि चैट में अपने क्वेश्चन को पूछ ले, है ना, वो वहां रिस्पॉन्ड कर दूंगा एक एक करके। तो चैट क्या हो गया, बैचेस में, और यहां जो मैं कर रहा हूं लाइव, है ना, वो क्या हो गया, रियल टाइम। ठीक, सर कैन यू रिपीट दी राउंड रॉबिन? बेटा भी पढ़ाएंगे, है ना, अभी तो झलकी दी है। राउंड रॉबिन का मतलब टाइम के बेसिस पर। टाइम के बेसिस का मतलब मैंने कहा कि मैं सबके क्वेश्चन के आंसर को दूंगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, आप संतुष्ट हैं तो बल्ले बल्ले, मैं दूसरे पे चला जाऊंगा। फिर 1 सेकंड के लिए मैं दूसरे कैंडिडेट पर आया, उसके क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई किया, अगर वो खुश है, समझ में आ गया, बल्ले बल्ले, नहीं आया, मैं दोबारा उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, लेकिन कब? जब सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने कर दिया हो तब। ठीक, समझ में आ गया? तो ये दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम, दैट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन। ठीक, सर राउंड रॉबिन इज बेस्ट होना चाहिए, है ना। देखो आपके कहने से नहीं होता, हमें तो लगता है कि प्रायोरिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। एक लाइन में पहले उसको प्रायोरिटी मिल जाए जो बूढ़ा इंसान है, जो डिसेबल्ड है,
क्यों है? अब किसी ने कहा सर राउंड रॉबिन बेस्ट होनी चाहिए। आओ देखते हैं क्यों ये गलत है, व्हाई इट इज सो। आओ, हमने 1 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शपथ ली, करेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं लिया, नहीं हुआ तो फिर आएंगे तुम्हारे पास। क्या तुमसे और दूसरे कैंडिडेट के बीच में जंप होने में क्या कोई टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है? सोचो, तुम्हारी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हुई या नहीं हुई, टाइम दिया, फिर दूसरे पे आए। अब तुम फिर वेट कर रहे हो, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तुम फिर वेट कर रहे हो, और कब तक वेट करोगे? जब तक सब निपट ना जाए। शॉर्ट टर्म के लिए तुम खुश हो गए कि सर ने मेरा नाम ले लिया, सर ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन क्या वाकई में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं हुई तो फिर से वेट। अब ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है एक एक कैंडिडेट के क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है? सीपीयू के लिए ये टाइम वेस्ट है ना? वो एक प्रोसेस में जा रहा है, फिर दूसरे प्रोसेस को ला रहा है, फिर जो जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको बाहर निकाल रहा है, फिर तीसरे प्रोसेस को ला रहा है, फिर उसको बाहर निकाल रहा है। तो स्वैप इन और स्वैप आउट में लगने वाला समय ये वेस्टेज ऑफ टाइम कहलाता है, जिस वजह से राउंड रॉबिन इज नॉट कंसीडर्ड एज द परफेक्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? बहुत बढ़िया। अब जरा एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसको जरा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है वो क्या है कि इनमें से कौन सी एल्गोरिथम ऐसी है जो प्रिमिटिव है, और कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है चारों में से जो नॉन प्रिमिटिव है। क्या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक बार बताओ, फिर इसका डिस्कशन शुरू करें। प्रिमिटिव का मतलब छीन लेना, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब ना छीनना, है ना? छीना झपटी नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। ये तो क्लियर है ना? अब करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए पहले पाए। क्या इसमें लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही? क्या छीना झपटी हो रही है? नहीं सर, जो लाइन में पहले है वो पहले आएगा पहले पाएगा। यानी ये कैसी होगी? प्रिमिटिव नहीं, ये आपकी कैसी हो गई? नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। क्लियर कर लोगे? आगे बढ़ो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये कैसी है? ये दो तरीके की होती है। ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये दो तरीके की होती है। पहली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और दूसरी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम बेस्ट मान रहे थे, है ना? हम किसको बेस्ट मान रहे थे? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यानी ये जो SJFS है ये दो तरीके की होती है, एक प्रिमिटिव होती है, एक नॉन प्रिमिटिव होती है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है? नॉन प्रिमिटिव। और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या है? प्रिमिटिव। और बेस्ट कौन सी है? जो नॉन प्रिमिटिव है, जो छीना झपटी नहीं करती, नॉन प्रिमिटिव, ये ऑप्टिमल है। और यहां पर ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो कि बेस्ट है, एग्जाम में पूछते हैं ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो ऑप्टिमल है, यानी बेस्ट है। आंसर होगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब एक कंफ्यूजन आया, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में? ठीक, आओ जरा डिस्कस करते हैं। एक नॉन प्रिमिटिव है और एक प्रिमिटिव है, क्योंकि नीचे वाली में अगर आप देखें तो ये टाइम के बेसिस पर है, और अगर ये टाइम के बेसिस पर है तो क्या ये राउंड रॉबिन जैसा काम कर रही है? हाँ या ना? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, टाइम के बेसिस पर, और टाइम का मतलब क्या हो गया? राउंड रॉबिन। एक समय के बाद फिर से उसको बाहर आना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा अंदर सीपीयू के, तो ये अंदर बाहर चलता रहेगा। तो क्या ये बढ़िया मानी जाएगी? नहीं, है ना? कैसी हो गई? प्रिमिटिव, छीना झपटी हो रही है। टाइम आ गया तो छीना झपटी तो होगी, है ना? क्योंकि एक समय के बाद में जब टाइम ओवर हो गया तो दूसरा प्रोसेस कहेगा ना बाहर वाला,
चलो तुम्हारा टाइम ओवर, बाहर आओ, मेरा समय आ गया अंदर आने का, है ना, वो अंदर चला जाएगा। फिर जब वो अंदर जाएगा दूसरा वाला टाइम देख रहा होगा, चलो तुम्हारा टाइम ओवर, तुम बाहर जाओ। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो बिना टाइम वाली है वो कैसी होगी? नॉन प्रिमिटिव यानी ऑप्टिमल। और जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है ये कैसी होगी? प्रिमिटिव यानी छीना झपटी वाली, और ये बेस्ट नहीं होगी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। अब इसके बाद में है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। प्रायोरिटी का मतलब मेरी प्रायोरिटी ज्यादा, दूसरा कह रहा है मेरी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर प्रायोरिटी की बात हो गई तो क्या यहां लड़ाई होगी? प्रायोरिटी की बात होगी तो क्या होगी? लड़ाई होगी। लेकिन डिपेंड करता है किस पे। अगर सेम है ना, आप भी उसी चीज को बिलोंग करते हैं, है ना, आपके में भी कोई डिफेक्ट नहीं, आप भी सेम कास्ट के हो, सेम एज के हो, सेम लाइन में लगे हुए हो, सब कुछ सेम सेम है। लेकिन दूसरा कह रहा है नहीं मैं पहले जाऊंगा, नहीं जाने देंगे, है ना। क्यों जाने देंगे भाई? तुम बाद में आए हो, पीछे लगो, लड़ाई कर लोगे। लेकिन अगर कोई ओल्ड व्यक्ति हुआ, है ना, कोई महिला हुई, कोई प्रेग्नेंट महिला हुई, कोई डिसेबल्ड पर्सन हुआ, इस केस में क्या लड़ाई होगी? नहीं होगी। यानी प्रायोरिटी एल्गोरिथम अगेन आपकी कैसी हो सकती है? दोनों, बोथ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वर्जन। तो प्रायोरिटी एल्गोरिथम के केस में आंसर क्या होगा? इट इज बोथ प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव भी। और आखिरी में आती है आपकी राउंड रॉबिन, जो कि टाइम क्वांटम पर काम करती है। और टाइम का मतलब क्या होता है? एक टाइम के बाद में वो सीपीयू से बाहर आ जाएगा और नया प्रोसेस सीपीयू में अंदर आ जाएगा। तो क्या ये प्रिमिटिव अप्रोच है? जी हां। इतनी बातें समझ में आई कि कौन सी प्रिमिटिव है, कौन सी नहीं, पहली बात, और कौन सी ऑप्टिमल है, कौन सी बेस्ट है। इतनी चीज तो समझ में आ जानी चाहिए। यस और नो? सर एक क्वेश्चन आया है, एसआरटीएफ ऑप्टिमल होता है या नहीं? बेटा ऑप्टिमल किसके साथ में लिखा है जरा बता दो, है ना, साफ साफ दिया गया है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ में ऑप्टिमल दिया गया है और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के साथ में नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब इनमें से जो बेस्ट है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला यानी पहला वाला पार्ट है, सेकंड नहीं है। ठीक। एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, क्या दोनों बच्चे अच्छे हो? ये पॉसिबल है? नहीं। दोनों में से कौन सा बेस्ट है? जो बिना टाइम के बेसिस पर काम कर रहा है, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दिस इज द ऑप्टिमल वन। क्लियर है? हाँ, ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट, बिल्कुल सही। सर नॉन प्रिमिटिव को हम ऑप्टिमल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना, ये भी मत बोलिएगा। यहां ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल इस बेसिस पर नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है? नॉन प्रिमिटिव, है ना। बस इस चीज को याद रखना, ये नहीं कि जो नॉन प्रिमिटिव होगी वो ऑप्टिमल होगी। नो, अगर यही होता तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी तो ऑप्टिमल हो जाती। कैसे कर लेते हो तुम लोग हैं भाई? बेस्ट तो कई हो सकते हैं, लेकिन सुपर एक ही होगा। गुड तो कई हो सकते हैं, बेटर तो कई हो सकते हैं, बेस्ट भी हो सकता है। लेकिन आप अगर आप कहेंगे सुपर्ब है ना, इससे बेहतर कोई है ही नहीं, तो वो है हमारा कौन सा? ऑप्टिमल केस, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट केस। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, एक बार यस लिख दो, इतना अगर समझ में आ गया हो तो। अब यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से जैसे लिख के आपको दे दिया जाएगा कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कैसी है? प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, बोथ ऑफ दीज है, मोर देन वन ऑफ दी अबव है ना, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने और आपको इसका आंसर देना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी। तो आप देख लीजिए, राउंड रॉबिन कैसी है? टाइम के बेसिस पर तो प्रिमिटिव होगी। प्रायोरिटी कैसी है? प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है, मोर देन वन ऑफ दी अबव हो सकता है, या बोथ ऑफ दीज हो सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। एसजीएफएस अगर आ जाए
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग लिखकर आ जाए, तो क्या ये भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकती है? हां, लेकिन अगर सिर्फ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखकर आए, देखो है तो ऊपर वाला शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग ही है ना। जरा एक चीज देखो, ऊपर वाला अगर आप देखें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो क्या ये नीचे वाला सेम वही है? क्या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ऊपर भी लिखा है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नीचे भी लिखा है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर शॉर्टेस्ट जॉब के साथ में टाइम नहीं लिख कर आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? ऑप्टिमल वाला केस है, यानी वो नॉन प्रिमिटिव है। और अगर शॉर्टेस्ट के साथ में टाइम लिखकर आ गया, तो क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव और नॉन ऑप्टिमल हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया गया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसका नेचर कैसा है, तो हम कहेंगे इसका नेचर प्रिमिटिव भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है। क्या ये बात क्लियर है? वैसे ये समझाने वाली बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मैंने ये बात आपको बता दी। अमित कुमार कह रहे सर एक चीज बताइए कि प्रायोरिटी वाली नॉन प्रिमिटिव कैसे होगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू। बिल्कुल, प्रायोरिटी, आपने किसी को प्रायोरिटी दी, दो बेसिस पर दे सकते हैं, है ना। एक तो नेता है, आपने उसको दी। दूसरा, एक ओल्ड एज है, उसको आपने दी। नेता जो है वो आपके आगे लाइन में लगे, आप नाराज हो जाएंगे कि नहीं, नो नीड, है ना। आप पीछे लगिए, आप एक मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य, नेता हुए तो क्या हुए, होता या नहीं होता, है ना। कोई बड़े घर का लड़का है और आपसे कहता है कि नहीं हम आगे जाएंगे लाइन में, तो आप नहीं लगने देंगे, आप कहेंगे क्यों? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले लगेगा, होगा या नहीं। लेकिन प्रायोरिटी किस केस में हो जाएगी? जब आपको खुद ये फील हो रहा है कि प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना, इस पर्सन को नीड है, इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, दे दो। अब तुम और तुम्हारे पापा दोनों लगे हुए लाइन में, तो पहले पापा लगेंगे कि पहले तुम लगोगी? बताओ। अगर पापा तुम्हारे कहीं बाहर से आ गए बाई चांस, या तुम्हारे पेरेंट्स या फैमिली मेंबर में से कोई भी, है ना, जो तुमसे एज में थोड़ा बड़ा है, तो आप रिस्पेक्ट देकर ये नहीं कहोगे कि आप लाइन में लग जाइए मेरे आगे, या ये कहोगे कि पीछे जाइए, लाइन सही लगी है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं करोगे ना। समझ में आ गया? तो ये है प्रायोरिटी के दोनों एग्जांपल्स, जिसमें प्रिमिटिव हो भी सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब ऐसे ही कंप्यूटर में सोच लो, कंप्यूटर में हर एक चीज को क्या प्रायोरिटी मिलेगी? हर चीज को नहीं, लेकिन जो इमरजेंसी वाली चीज है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो उसको प्रायोरिटी देगा। अब सिस्टम बंद होने वाला होगा तो ये नहीं कहेगा कि सचिन सर आप अपना काम कर लीजिए कंप्यूटर में, फिर हम इसको शट डाउन कर देंगे, ये तो नहीं होगा ना। कहेगा पहले इसको चार्जिंग में लगाओ, नहीं लगाओगे तो सचिन सर हो या सचिन सर के भी सर हो, है ना, इसको इससे कोई मतलब नहीं, ये शट डाउन कर देगा। ये थोड़ा ना देखेगा कि सर हैं पढ़ा रहे हैं चलो अभी रुक जाएं, है ना, बच्चों का लॉस हो जाएगा, सिस्टम थोड़ी ना ये सोचने वाला है। तो कहीं पर प्रायोरिटी की नीड है और कहीं पर नहीं। क्लियर? दिग्विजय कह रहे हैं सर खाना ठंडा हो जाएगा, अब रहने दीजिए। अरे खाना खाते खाते करो ना, है ना। स्ट्रेस क्यों लेते हो? आराम से पढ़ो। हमारे साथ में अगर स्ट्रेस लेके पढ़ा तो क्या पढ़ा? देखो हम ना तो देखो स्ट्रेस लेते हैं पढ़ाते समय, है ना, और ना देते हैं, क्योंकि पढ़ाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेस। अगर पढ़ने में आप थक रहे हैं, पढ़ने में अगर दूसरी चीजें याद आ रही हैं, तो सोच लेना कि आप गलत डायरेक्शन में हैं। आपकी ये हॉबी नहीं है, आपका ये इंटरेस्ट नहीं है, आप ये पढ़ रहे हैं क्यों? जबरदस्ती कि यार पेपर है पढ़ लो, है ना, वरना पेपर निकलेगा नहीं। और अगर ये है तो इसका मतलब यू आर इन दी रॉन्ग पाथ। इसलिए पढ़ें ताकि मजा आ रहा है, इसलिए पढ़ें ताकि एक जॉब लग जाएगी और मजा आएगा, आगे भी बढ़ते रहेंगे। कंप्यूटर है, जानना चाहिए, हर चीज डिजिटल है, और जाने और जाने और जाने, तब तो डेफिनेटली सिलेक्शन भागेगा आपके पीछे। लेकिन अगर आप भाग रहे हैं कि सर टाइम हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, फिर नहीं है आपके लिए, बहुत कंपटीशन है।
और यहां लोग प्यार करते हैं सब्जेक्ट से, टीचर से नहीं, हमारे कंटेंट से, है ना। आप किसके फैन होने चाहिए? यू मस्ट बी द फैन ऑफ द कंटेंट, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर टीचर। कंटेंट के फैन बनिए आप कि हाँ कंटेंट अच्छा है, नो डाउट, एग्जाम में आ रहा है, नो डाउट, है ना, इसके फैन होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन और जो 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा और जो प्रीवियस ईयर में भी आया है, इसको भी देख लो, इधर आओ। स्टारवेशन और नॉट। एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो स्टारवेशन को फॉलो करेगी और कौन सी ऐसी होगी जो स्टारवेशन को फॉलो नहीं करेगी। जरा ध्यान दो, स्टारवेशन का मतलब क्या बायसनेस से है? हाँ, स्टारवेशन का मतलब कंप्यूटर में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सीपीयू अगर बायस है तो स्टारवेशन होगा, और सीपीयू अगर बायस नहीं है तो स्टारवेशन नहीं होगा। बायस का मतलब सर क्या होता है, एक बार ये भी सुन लो। बायस का मतलब भेदभाव। अगर सीपीयू भेदभाव कर रहा है तो इसका मतलब बायस है, बायस है तो स्टारवेशन होगा। और अगर सीपीयू बायस नहीं है, भेदभाव नहीं कर रहा, तो कंडीशन कौन सी होगी? नॉट स्टारवेशन की होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, भेदभाव नहीं करने का मतलब, वो करने का मतलब क्या है वो आप शायद समझ गए होंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या इसमें कोई भेदभाव है? क्या सीपीयू किसी को प्रायोरिटी दे रहा है? क्या सीपीयू कोई टाइम फैक्टर को देखकर कर रहा है? नहीं सर, जो पहले आ रहा है पहले पा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? नो बायसनेस, नो स्टारवेशन। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड, आगे आ जाओ। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये क्या है सर? शॉर्टेस्ट जॉब, शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब अगर आप किसी शादी में गए और वहां पर 3 लोग लगे हुए थे खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए अगर 3 लोग लगे हुए थे, एक को 1 रोटी चाहिए थी, दूसरे को 4 रोटी चाहिए थी, तीसरे को 8 रोटी चाहिए थी, तो किसको पहले मिलनी चाहिए? 1 रोटी वाले को, 4 रोटी वाले को, या 8 रोटी वाले को? तो आपने कहा सर वैसे तो ये है कि जो लाइन में पहले लगे उसको मिले, है ना, अगर ये है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन अगर पहले उसको मिले जिसको 1 रोटी चाहिए तो वो जल्दी से लेगा, भाग जाएगा। जिसको 4 चाहिए फिर उसके बाद में वो आए, और जिसको 8 चाहिए उसके बाद में वो आए। ये क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, यही तो है। यानी ये कैसी है? स्टारवेशन। क्यों ये भेदभाव यहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे बताओ। हो रहा है ना, कि जिसको 1 चाहिए उसको पहले दे दे रहे हैं, फिर जिसको 4 चाहिए फिर उसको दे दे रहे हैं। 8 वाला तो बेचारा मर जाएगा। 16 जिसको, सोचो जिसको 16 रोटी खानी है वो क्या करेगा? उसका नंबर तो आएगा ही नहीं, वो तो भूखा जाएगा घर। समझ में आया? ठीक, समझ में आ गई बात। तो SJFS क्या है? स्टारवेशन की कंडीशन है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को देख रहा है, जिसको कम खानी है उसको पहले दे दें, जिसको ज्यादा खानी है उसको बाद में, हो सकता है उसका नंबर ही ना आए। प्रायोरिटी एल्गोरिथम, क्या प्रायोरिटी शब्द ही बायस है? प्रायोरिटी अगर आ गया तो इसका मतलब ही क्या है? बायसनेस है। यानी स्टारवेशन क्या होगा? होगा। और राउंड रॉबिन की बात करें, ये क्या है सर? टाइम के बेसिस पर काम कर रहा है, और टाइम के बेसिस पर काम करेगा तो क्या होगा? नो स्टारवेशन का केस। क्यों? जरा ध्यान से समझो। क्या यहां पर बायसनेस है? सर है। लेकिन क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर काम कर रहा है ये? हाँ, राउंड रॉबिन हमेशा काम तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर करेगा, लेकिन बायसनेस सिर्फ इतनी सी है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सबको दे रहा है। लेकिन क्या ये गलत है? ये बायसनेस तो नहीं होगा, ये भेदभाव तो नहीं होगा, है ना। ये तो अच्छा है कि सबको 1 सेकेंड ही दे रहा है, सबको 1 मिनट ही दे रहा है, लेकिन किस बेसिस पर? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर। तो क्या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है? हां, लेकिन टाइम के साथ में, टाइम क्वांटम के साथ में। इसलिए ये किसका केस हो गया? नो स्टारवेशन का।
क्या ये बात क्लियर? एक बार पढ़ लो। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज इक्वल टू नो स्टारवेशन, no biasness, no chance of starvation as each process is given quanta मतलब टाइम फॉर एग्जीक्यूशन और फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट। हर एक को एक फिक्स टाइम ही मिल रहा है, यानी कोई बायस नहीं है, जो पहले आया पहले पाया और इक्वल समय सबको मिल रहा है। नो बायसनेस केस, दैट इज राउंड रॉबिन। और यही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी स्टारवेशन कंडीशन है और कौन सी स्टारवेशन नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? स्टारवेशन का मतलब बायसनेस, जहां सीपीयू बायस होगा वहां स्टारवेशन होगी, और जहां सीपीयू बायस नहीं होगा वहां स्टारवेशन नहीं होगी। तो कहां कहां नहीं है एक बार फिर से देख लो। एफसीएफएस के केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नो बायसनेस। क्या रटने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू के बेसिस पर, कोई बायस नहीं। और कौन सा बायस नहीं है? राउंड रॉबिन, है ना, क्योंकि वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और टाइम के बेसिस पर इक्वल टाइम क्वांटम एलोकेट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो स्टारवेशन। बोलो, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट? अगर वाकई में नहीं तो जितना पढ़ लिया है पहले उतने के एमसीक्यूज हो जाए। यस, तो एक काम करिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले उतने को हम लोग क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। कब? आज जो समय रह गया है उसमें कर लीजिएगा, कल का जो समय है उसमें कर लीजिएगा। फिर पहले इतने के हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बड़ा टॉपिक है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग। इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं, है ना, तो वो भी देखेंगे। लेकिन पहले जितना पढ़ लिया है उतने एमसीक्यूज लगाएंगे, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।